आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रोशनास कराने जा रहे हैं जिसकी ज़िंदगी का सफ़र जद्दोजहद, सब्र और हौसले की एक ज़िंदा मिसाल है। उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ की सरजमीन पर जन्म लेने वाले इस शख्स ने बचपन ही में वालिद के साए से महरूमी का दर्द सहा। कम उम्र में हालात की सख्तियों ने दिल को ज़ख्मी किया, मगर इन्हीं ज़ख्मों से शायरी के ऐसे लफ्ज़ जन्म ले गए जो दिलों को छू लेते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बाद में सियासत में भी कदम रखा। आइए इस्तकबाल करते हैं मशहूर शायर और सियासतदां राजीव रियाज प्रतापगढ़ी का। राजीव साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया राज साहब। अच्छा राजीव साहब, आपकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ में हुई। जी। बचपन में वालिद का साया सर से उठ जाना, इस सदमे ने आपकी शख्सियत को किस तरह से मुतासिर किया? रियाज साहब, कुदरत का एक निज़ाम है कि जिस पौधे को सहारा नहीं मिलता है जी। या तो वो टूट कर ख़त्म हो जाता है, अगर बच जाता है तो बहुत मजबूत, बहुत तनावर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी। राजीव रियाज की ज़िंदगी का कुछ ऐसा ही मामला रहा। तो सब कुछ जीतना था, हारना कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ था नहीं पास में। ख़ानदानी कुछ विरसे में कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता। जी। बस सपने देख सकते थे, सपने हमने देखे और एक सही नहीं, जहन में एक प्लानिंग तो थी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जी। ये था कि कैसे किसी तरह से ग्रेजुएशन करके हम यहाँ से निकलें। और ग्रेजुएशन करते ही हमने एक शहर, मुझे दिल्ली और मुंबई में एक शहर को चुनना था, क्योंकि किसी ने कहा कि बड़ा दरख्त जो है वो गमले में नहीं लगता है। जी। कुछ बड़ा करना है तो बड़े शहर की तरफ आपको रुख करना होगा। बिल्कुल। तो दिल्ली और मुंबई में से एक शहर को चुनना था। मैंने दिल्ली को चुना और दिल्ली ने तमाम चीज़ें जो मैंने सपने में देखे थे, अपने ख्वाब सजाए थे, जी, दिल्ली ने वो सब मुझे दिया। नाम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तो जो बचपन की आपकी दुश्वारियाँ थीं, जाहिर सी बात है, जो घर के जिम्मेदार थे, जो घर के कमाने वाले थे, वही दुनिया से रुखसत हो गए। और उन हालातों में अपने आप को भी देखना, घर को भी देखना और तालीम भी हासिल करना, मुश्किलात तो बहुत आई होंगी आपको। जी। कई बार ऐसा हुआ कि दिल्ली तो आ गए, एक हमारे दादा के छोटे भाई थे, उनके यहाँ रहे भी जी थोड़े दिन, लेकिन बहुत वो भी चूँकि गरीब इंसान थे जी, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। लेकिन बड़ी ये समझिए कि मुश्किल भरी ज़िंदगी रही। जी जी जी। तो पहली नौकरी इत्तेफाक से, मुझे मालूम था मुझे करना क्या है। जी। मैं बीएससी था, अंग्रेज़ी मुझे ठीक ठाक आती थी। तो मैंने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। एलेम्बिक नाम की कंपनी में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया और मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, देवरिया। जी। लेकिन फिर मुझे याद था कि मुझे दिल्ली में रहना है, कि अगर कुछ बड़ा करना है तो एक बड़े शहर में होना आपका ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र लिया, दिल्ली आया। फिर यहाँ पे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एल्केम, इंडिया की कंपनी है, टॉप 10 कंपनी है, उसमें मैं बड़े ओहदे पर पहुँचा। लेकिन फिर शायरी, अंदर एक शायर था। जी जी। और वो हमेशा परेशान करता था कि तुम सुबह निकल जाते हो और रात को आते हो। जी जी। मेरी जगह कहाँ है? तो मैंने फिर रिज़ाइन किया और एक अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, दवाओं का ही। जी। तो इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। जी। उर्दू दुनिया ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अच्छा, आपकी जो पहचान है, जो आपने दवाइयों का जिक्र किया, आपने मेरी तालीम का जो जिक्र किया, आपकी पहचान एक बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो एक शायर बहैसियत शायर है। जी। और आप सियासत में भी कदम रख चुके हैं और अच्छा खासे कदम जमा चुके हैं। कम उम्र में देखी गई मुश्किलात ने आपके अंदर शायरी का रुझान कैसे पैदा किया? पहला शेर कब और किस कैफियत में लिखा गया? शायर तो कुदरत ही बनाती है किसी को, कोई यूनिवर्सिटी, कोई उस्ताद किसी को शायरी सिखा नहीं सकता है। जी। लेकिन हाँ, उसको हालात जो है शायरी को तराशते। जी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक वक्त के बाद ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष वापस आया फिर से। जी। तो वहाँ से मेरी पहली गज़ल हुई, फिर भंवर में है सफ़ीना इसलिए बेचैन हूँ, हो गया ज़ाए पसीना इसलिए बेचैन हूँ। जी। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब, आ गया फिर वो महीना इसलिए बेचैन हूँ। जिंदाबाद। ये खुद पर बीती हुई शायरी हमने की जी। और इस गज़ल को इस कदर लोगों ने नवाजा कि मेरी पहचान बन गई।
शुरुआती ज़िंदगी में ही जी जब दिल्ली नया नया आया था जी तो कुछ वक्त ऐसा भी गया कि 24 घंटे खाना नहीं मिला, जी जी और यही दिसंबर का जनवरी का महीना था, तकरीबन 3-4 डिग्री सेल्सियस। रात में एक मेरे ख्याल से बिजनौर के आसपास कहीं कोई इलाका था। जी जी IMRB एक संगठन था जिसके लिए सर्वे कुछ करने के लिए मैं गया था। जी जी तो वो जो शिद्दत सर्दी ने दिल में घर बनाया अपना, वो जगह बनाई, वो आज तक वो ये समझिए महसूस करता हूँ मैं उस सर्दी को। और वहीं से शेर मैंने कहा था कि फिर भंवर में है सफ़ीना इसलिए बेचैन हूँ, हो गया ज़ाए पसीना इसलिए बेचैन हूँ, फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब, आ गया फिर वो महीना इसलिए बेचैन हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो तालीम आपने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को शायरी की शक्ल दी, और जाहिर सी बात है इतने बड़े शहर में, अजनबी शहर जहाँ कोई जानने वाला नहीं, सर पे साया नहीं, जेब में पैसे नहीं, पेट भी खाली, ये जाहिर सी बात है एक आपको मजबूत ज़िंदगी की तरफ ये परेशानियाँ ले जा रही थी, और आप यकीनन आज एक बहुत मजबूत इंसान हैं। शायरी को आप महज फ़न समझते हैं या एहतजाज और इजहार का ज़रिया भी मानते हैं? दोनों। अगर फ़न नहीं होगा तो शायरी नहीं कर पाएंगे। जी, शायरी मुकम्मल तौर पे एक फ़न है जी, लेकिन आपके हालात जी, उसमें जो शिद्दत पैदा करते हैं जी, वो शायरी को एक अलग लेवल पे लेके जाती है। जैसे मैं जेल जाना हुआ दिल्ली में मुझे, जी, तो मैंने वहाँ पे शेर कहे, जी, और वो शेर खुद जो जेल गया होगा जी, वो कह सकता है बिल्कुल। कि शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूँ, हम्म, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूँ, अरे वाह। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूँ। क्या बात है। तो ये आप बीती है जी, और जग बीती भी है, जिसको लोगों ने शायरी बनाई, मैंने भी कही है जी, उस तरह की शायरी कि चलते रहने का भी कैसा ये जुनून तारी है, जी, थम गई नब्ज़े हयात और सफ़र जारी है, जी, ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में, हम्म, 1-2 दिन से इन आँखों से लहू जारी है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी शायरी में एक प्रोग्रेसिव शायर, एक एहतजाजी शायर, और एक रूठा हुआ शायर, एक नाराज़ शायर, एक गमगीन शायर, और तमाम वो ज़ाविये जो इस में आते हैं, उस तरह की आपकी शायरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये ज़ाती तजर्बात हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन इस शायरी के ज़रिए आपकी जो शख्सियत है उसमें क्या निखार आप महसूस करते हैं? देखिए, जितनी मुश्किल आपकी ज़िंदगी होगी, मुश्किल रास्तों से आपका गुज़र होगा, बिल्कुल, तो आपको मुश्किलों से लड़ने का जो है तरीक़ा और हौसला आपके अंदर पैदा हो जाता है। बिल्कुल। जिन हालात में लोग टूट जाते हैं, जी, उन हालात में आपके पास हुनर होता है कैसे इस मुश्किल रास्ते को हम पार करके आगे निकल जाएं, आपको मालूम होता है। जी, तो ये खूबी है कि जब आपके ऊपर मुश्किल, कुदरत आपको किसी चीज़ के लिए चुनती है जी, तो आपको उसकी सलाहियत भी देती है। बिल्कुल, सलाहियत पहले देती है, फिर आपको उस मुश्किल रास्ते से गुजारती है। जी, तो ये हाल रहे, ये कुछ ऐसे हालात रहे हमारे कि बचपन में, और जिस तरह के इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ ज़ात और मज़हब के नाम पे तमाम जी, जी, तशद्दुद, भेदभाव, ये सब रहा। दोस्त जो आजकल वकील है प्रतापगढ़ का, जी, स्कूल के बाद वो सबको अपने घर ले गया, मुझे भी ले गया, और नाम का खुलासा मैं नहीं चाहता जी, हूँ जी, मैं जी, करूँ। कोई बात नहीं। तो सबको उसने गिलास में पानी दिया, मुझे मिट्टी के बर्तन में ला के दिया। अच्छा। बोला, राजीव भाई नाराज़ मत होना, मेरे पिताजी पूजा करते हैं। मैंने कहा, पूजा तो मैं भी करता हूँ। ये बीमारी मैं समझ रहा हूँ आपकी नहीं है, जी, जी, और इसका इलाज वक्त करेगा। बेशक। जी, बहुत तल्ख तजर्बे हैं आपकी ज़िंदगी में। ये तो अब ज़िक्र रहा अब तक आपकी शायरी और आपकी तालीम और जद्दोजहद का। अब आपके उस दूसरे पहलू पर हम बात करेंगे जो सियासत की तरफ जाता है। बहुजन समाज पार्टी की बाकायदा रुकनियत ना होने के बावजूद जी, आपने इसके लिए काम किया। जी, इस दौर का तजर्बा कैसा रहा, क्योंकि आप मेंबर भी नहीं थे? जी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा आंदोलन माननीय कांशीराम साहब ने पैदा किया, जी, जी, या यूँ कहिए ज़िंदा किया बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, जी, जी, जिसने लोगों को एक उम्मीद की रोशनी दी। जी, और वो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी, वो लड़ाई पूरे कौम की थी, जी, हर दबे कुचले इंसान की थी। जी, लोग अच्छा कपड़ा पहनने पे मार दिए जाते थे, जी, आज भी मूछ रखने पे मार दिए जा रहे हैं। जी, वो लड़ाई किसी पार्टी की नहीं थी, वो लड़ाई मैं अपनी लड़ रहा था।
तो मुझे लगा इन हालात को बदलना चाहिए। तो कुदरत ने तो सबको बराबर बनाया है जी। वो लड़ाई ऐसी थी कि उसमें चूँकि बाबा मनोहर राणा के बहुत करीब था मैं, तो एक वक्त ऐसा है कि ये बोले राजीव मुझे भी ज्वाइन कराओ पार्टी। तो बाबा के पास मैं बड़े बीएसपी के लीडर अशोक सिद्धार्थ साहब को भेजा। वो गए बाबा को ज्वाइन करवाने, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ऐसे थे कि वो मनोहर राणा को नापसंद करते थे। जी जी। तो वो मामला ऐसे ही खटाई में चला गया। जी जी। तो बहरहाल जहाँ भी रहा मैं बीएसपी का एक तरह से मुबल्लिग रहा और काम करता रहा, लेकिन बाकायदा तौर पर मेरी पहली पार्टी AIMIM रही। जी, AIMIM से मुझे याद आया, आपने मतलब अपनी सियासत का आगाज़ इसी पार्टी से किया। इस जमात से जुड़ने की बुनियाद की वजह क्या थी? जी 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 रियाज साहब, ये जो जिस दौर में हम लोग जिंदा हैं जी, यहाँ ज़ात और मजहब, एक वक्त था कि चलो ज़ात के आधार पर जो है बुनियाद पर किसी को जी 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 परेशान किया जाता था। ये वक्त ऐसा है जिसमें मुसलमान होना गुनाह हो गया है। जी। आप क्या जिक्र करें कि आप के घर में घुस के आपका फ्रिज कोई चेक कर रहा है, इसका तसव्वुर नहीं था। मुसलमान इतना मजबूत था जी। और मुसलमानों पर उनकी इबादत गाहें, उनकी दरसगाहें निशाना बनी, उनको गिराया गया, तोड़ा गया, बुलडोज किया गया। जी। तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई हिंदुस्तान का जो भाईचारे का ताना बाना है भारत का, वो टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं कुछ हासिल करने के लिए AIMIM में शामिल नहीं हुआ कि देखिए हो सकता है कि एक बड़ी तादाद का ब्रेन वॉश कर दिया हो भारतीय जनता पार्टी RSS ने, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो आपके साथ कांधे शाना बशाना है और आपकी लड़ाई में आपके साथ है, आपको अपना भाई मानता है जी। और आपकी हर लड़ाई में। मैं इसीलिए अब मैं जब ये हुआ कि नूपुर शर्मा वाला मामला हुआ, जी जी, तो मैं पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा लीडर दिल्ली में, मैं गया थाने में एप्लीकेशन देने, तो मुझे भी पकड़ लिया गया जी। तो आधार लिया गया। तो बोला भाई आप तो राजीव हैं, आपका क्या ताल्लुक़ मुसलमानों के वो जो है पैगंबर से। जी। तो मैंने कहा देखिए मैं इन सब का लीडर हूँ और अगर मैं चला गया बाहर, आप कह रहे हैं आप चले जाइए, दरवाज़ा खुला है, अगर मैं चला गया तो ज़िंदगी भर मेरी कौम के ऊपर एक दाग लग जाएगा जी। कि एक फला समाज से आया था, हमने उसको बागडोर दी जी, और वो इतना कमज़ोर था कि हमें धोखा देकर चला गया। अगर भेजना है तो मेरे सारे दोस्तों को छोड़िए आप, फिर मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे भी ले चलिए, मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जी। तो बोलेगा ठीक है आप चलिए, तो मुझे भी ले गए जी। तिहाड़ जेल गया। कुछ दिनों में अपने साथियों के साथ छूटा। MIM में आपका जो सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत मेहनत की। फिर उसके बाद आपने जो आज़ाद समाज पार्टी है जी, उसमें शमूलियत का फ़ैसला क्यों किया? इस पार्टी में आपको क्या ख़ास नज़र आया? दरअसल AIMIM बहुत बड़ी पार्टी बन सकती है जी और बैरिस्टर साहब बहुत काबिल आदमी हैं और बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, जी। लेकिन मुश्किल ये है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सही बात। उनको आदिवासियों के मसाइल को एड्रेस करना चाहिए, दलितों के मुद्दे पर उनको एहतजाज करना चाहिए, वो थोड़ी कमी है। जिस दिन वो ऐसा करेंगे उस दिन वो बड़े नेता बन जाएंगे हिंदुस्तान के, भारत के। तो मुझे ये लगा कि मैं ऐसी पार्टी में जाऊं जहां बहुजन की बात हो। बहुजन मतलब सबका, कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ बदमाश तबके होंगे, कुछ बदमाश किस्म के लोग होंगे, आप उनको साथ नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है भगवान बुद्ध का है। जी जी। तो मेजोरिटी इसमें शामिल हो जाएगी, सबका भला, समता समानता और बंधुत्व की लड़ाई कोई लड़ रहा है। तो मुझे लगा कि आज़ाद समाज पार्टी से बेहतर एक नौजवानों की पार्टी, यहाँ से कुछ इनकलाब लाया जा सकता है, मुल्क में तब्दीली लाई जा सकती है। कि एक शायर और सियासत से जुड़ी शख्सियत होने के नाते क्या आपको कभी अपने ख्यालात के इजहार में दबाव का सामना करना पड़ा? दबाव जो होता है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे जब मैं MIM में था तब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं चाहिए था बोलना और मुझे बोलना होता था, चूँकि मुझे टीवी डिबेट्स वगैरह में भी जाना होता था। तो ऐसा हुआ, लेकिन शायर जो है बेईमान नहीं हो सकता है, या तो बेईमान होगा या तो शायर होगा। तो यहाँ बहुत आज़ादी है। शेखर भाई मेरे ऊपर यकीन करते हैं और मुझे आज़ादी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। और यहाँ किसी के खिलाफ नहीं है पार्टी, एक व्यवस्था के खिलाफ है जो किसी को छोटा किसी को बड़ा। जी। अब आप ये समझिए कि देश को 75 साल हो गए जी, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में एक ख़ास बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं जजेस के ओहदे पर। जी।
अभी 100 सबसे बड़े अमीर लोगों की फहरिस्त आई है हिंदुस्तान भारत में जी। तो उसमें आप देखिए कि 97 लोग एक बिरादरी के हैं जी। और उसी बिरादरी को इस सरकार ने ऐसे हालात मुहैया कराए कि वो और पैसा बना सके और अमीर होते चले गए। सिर्फ 3 मुसलमानों का नाम है, एक भी दलित पिछड़ा उसमें नहीं है जी। एक आध कोई हो तो 97 तकरीबन एक बिरादरी जी। मिलते जुलती है वही जनरल कास्ट। जी जी जी। एक आध कोई रेड्डी वगैरह भी है। जी। तो इस हालात को 70-75 सालों में जी। ये सरकार और इसके पहले की सरकारों ने जो गुनाह किए हैं उसको धोना है, उसको मिटाना है जी। और एक बराबरी का समाज जी। दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासी। अब आप सोचिए इस 21वीं सदी में एक आदिवासी युवक के सर पर आप सोचिए पेशाब किया जाता है जी। मूछ रखने पर मार दिया जाता है जी। घड़ा छूने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है। ये किस तरह का समाज तैयार किया इन सरकारों ने। कांग्रेस में कोई लाग लपेट नहीं चाहता हूँ, कांग्रेस ने क्या किया, जी जी। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं बताऊँ आपको, इन्होंने जो यथास्थितिवाद रहा उस पर काम किया, जो हालात रहे उसमें बहुत तब्दीली की कोशिश नहीं की जी। वरना मुसलमान जब मुल्क आज़ाद हुआ 24% था सरकारी नौकरियों में, आज उसके हालात कहाँ 1-2% पे आ गया। जी। पिछड़ों के हालात देखिए आप, भारत में एक भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर दलित नहीं है जी। एक भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है जी। और ये दोनों मिलाकर तकरीबन 40% हो जाते हैं जी। तो 40% लोगों को आपके यहाँ जगह नहीं है। तो ये लड़ाई हम यहाँ लड़ेंगे और एक दिन ऐसा समाज हम बनाएंगे जिसमें सबको बराबरी का मौका, जिसकी कांशीराम का साहब का एक नारा था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर मुसलमान 15% है तो उसको 15% मिनिस्टर, 15% सांसद, विधायक, सरकारी नौकरियों में, यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसी रेशियो में दलितों, मुसलमान, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ भी यही होना चाहिए, यहाँ तक कि अगड़ों के साथ भी यही होना चाहिए। कोई कुछ बिरादरियाँ, जैसे मैं बताऊँ आपको, हमारे यूपी में कुछ एक बहेलिया एक बिरादरी होती है, नट, मुसहर, वो चूहा खाते हैं तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, तो उनको किस तरह से आप लेके आएंगे इस लेवल तक जी, अपग्रेड कैसे किया, उसको कैसे अपग्रेड किया जाएगा जी। तो ये सारी बातें हम चंद्रशेखर भाई से डिस्कस करते हैं। चंद्रशेखर भाई खुद इस पर बहुत गंभीर हैं जी। वो कहते हैं कि हर समाज का जो है को बराबरी का मौका मिलना चाहिए और सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप आज़ाद समाज पार्टी के ऑफिशियल सीनियर तर्जुमान की हैसियत से आप वहाँ पर फाइज हैं, और क्या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं वहाँ पर? आप क्योंकि चंद्रशेखर साहब से डायरेक्ट आपकी मुलाकात है, उनसे गुफ्तगू होती है, मुद्दों पर बात होती है। देखिए, जिम्मेदारी तो खैर ये है कि मैं किसी भी रैली में शामिल हो सकता हूँ आज के दिन में जी। भाई ने मुझे ये इजाज़त दी है कि आप जिस भी रैली में शामिल होना चाहें जी, पूरे यूपी में या हिंदुस्तान, भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं पार्टी को मजबूती देने के लिए जी। दूसरी बात यह है कि कई ख़ास मुद्दों पर कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे क्या किया जाना चाहिए, ऐसा क्या करें कि बेहतरी हो, समाज की बेहतरी हो, क्या किस तरह से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। अच्छा, आप जो है आज़ाद समाज जो पार्टी है, समाज में बदलाव क्या चाहती है? वो किस तरह के अपने मुद्दों को लेके बात करती है? ठीक है, दलितों की बात होती है, मुसलमानों की बात होती है, बात तो होती आई और बात होती ही है, तो बातें हो रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के ज़रिए वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिस पे स्ट्रांगली काम भी होना चाहिए मजबूती से और बदलाव आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है रियाज भाई। एक बच्चा दिल्ली के DPS में पढ़ता है जी, और एक बच्चा बिहार के मोतिहारी ज़िले के किसी सरकारी स्कूल से पढ़ता है जी। एक बंगाल के कोकराझार ज़िले में, आसाम में कहीं पढ़ता है जी। आप ये समझिए इन सारे चारों बच्चों को जी कैसे कम्पीट कर पाएंगे एक दूसरे को, DPS वाले को। तो चंद्रशेखर भाई का ये कहना है, हमारी पार्टी का ये मानना है जी कि समान और मुफ्त शिक्षा हर बच्चे को होनी चाहिए, जिसमें 12वीं तक कम से कम एक मुफ्त शिक्षा, बराबर की शिक्षा, कोई प्राइवेट स्कूल, कोई स्पेशल कंडीशंस उनके लिए नहीं होनी चाहिए। मंत्री का बच्चा भी, सांसद का बच्चा भी, DM का बच्चा और चपरासी और मजदूर का बच्चा सब एक स्कूल में पढ़े। तो पहला काम जो हमारी पार्टी करेगी, समान शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू करेगी, सबके लिए समान शिक्षा जी। दूसरी, समान चिकित्सा जी। चिकित्सा सेवाओं में जिस कदर लूट है इस मुल्क में, छोटा सा ऑपरेशन कराना चाहिए 30 लाख। अभी एक साहब बड़े पत्रकार जिन्होंने फेसबुक पर लगाई कि मुझे, मेरी अहलिया को परेशानी है, कैंसर हो गया है जी,
30 लाख की ज़रूरत है। अब आप सोचिए 30 लाख कितने लोगों के पास है इस मुल्क में। सही बात। तो वो तो इलाज के बगैर मर जाएंगे। सही तो बात। ऐसे हालात पैदा किए, ऐसी अस्पताल, ऐसे संस्थान बनाए जाएंगे जिसमें मुफ्त और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था पूरी कौम को दिया जाएगा और बेहतर शिक्षा और तालीम और हेल्थ मेन फोकस है आपका। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चल रहा हूँ, आपसे मुख्तसर कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा कि आप किस तरह का भारत चाहते हैं और उस भारत में मुसलमानों की क्या हैसियत होगी? मुसलमानों की वही हैसियत होगी रियाज़ भाई जी, जो किसी ब्राह्मण की होगी, जो राजीव रियाज़ की होगी। जी। नाम, ज़ात, मज़हब की बुनियाद पर कोई जो है उसमें फ़र्क नहीं किया जाएगा। उनको बराबरी का मौका दिया जाएगा। मुसलमान 15 है तो उसको 15 की नौकरी, 15 डीएम, 15 मिनिस्टर उसके होने चाहिए। दलित के 23 हैं, 23% पॉपुलेशन, तो 23 उसके अधिकारी होने चाहिए सरकारी नौकरी में। इतनी फ़ीसद उसकी जो है शिरकत होनी चाहिए। जी, ये पहली चीज़ है। नहीं तो समाज एक ये समझिए कि बिखराव जैसे बना हुआ है आज तक। जी, उसको आज तक हम दूर नहीं कर सके। जी। वो इसी वजह से कि जो बैठ जाता है, अभी लखनऊ में एक बिरादरी के 3 नेताओं की मूर्तियां लगी। जी, आप समझ, तीनों ब्राह्मण। जी। तो इस तरह से जब पार्शियलिटी होने लगेगी बड़े लेवल पे, जी। एक ही बिरादरी के थानेदार बनाए जाने लगेंगे, एक ही बिरादरी के डीएम बनाए जाने लगेंगे, तो आप सोचिए समाज में विघटन पैदा होगा, समाज में लोगों में समाज में दूरियां पैदा होंगी। ठीक है, आपका विजन मिशन बहुत अच्छे से क्लियर है। कि आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सत्ताधारी पार्टी जो इस वक्त ताकत में है, पावर में, जिनकी हुकूमत है बीजेपी, आप किस तरह से हराएंगे उनको? ये अच्छा सवाल है रियाज भाई, क्योंकि एक आदमी ताकत से लड़ता है, जी, चलिए उसको हराया जा सकता है, लेकिन एक आदमी उसके पास तमाम दांव पेच है हराने के लिए, जी, बेईमानियां हैं, जी, तो उसको हराना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, और आप चेहरा चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखिए, एक चेहरा जो मोदी के खिलाफ जो लगता है उसको हरा सकता है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब का चेहरा है। क्योंकि यहाँ बेईमानी नहीं है, यहाँ ईमानदारी है, और लड़ने में हमसे बेहतर कोई नहीं है। जब हम लड़ने पे आएंगे तो हमसे बहादुर लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे यहाँ पैदा हुए। शिक्षा में जो क्रांति लाने वाली देवी, शिक्षा में जो क्रांति लाने वाले देवता, वो हमारे समाज के हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है जी। और उस बिहार के किसी कोने में खड़े होकर उन्होंने आवाज़ दी। उनको उसके एवज़ उनको क्या हुआ, उनका मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई। जी, तो हरा हम ही सकते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में एक बहन जी की सरकार आई, आपने देखा हो किस तरह से गरीब लोगों ने जी, बड़े बड़ों को उखाड़ के फेंका, जी, सरकार बनाई। तो ये हम फिर से कर सकते हैं। आपको एतमाद है, भरोसा है अपने ऊपर, अपनी पार्टी पे, चंद्रशेखर साहब की क़यादत पर। आखिर में चलते चलते नौजवान हमारा जो तबका है मुल्क का, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसर? मैं यही कहना चाहूँगा तमाम नौजवानों से कि इंसाफ पहली चीज़ होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ गैर बराबरी और छोटे बड़े कब की भावना लिए हुई कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और नौजवान आगे बढ़कर देखें, ज़ात, धर्म, इसकी बुनियाद पर जो तशद्दुद होता है जी, उससे आगे बढ़ें, भाईचारा बनाएं, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएं, भाईचारा पैदा करें, हमारे देश को आगे बढ़ाएं। ये देश आपका है, किसी एक का नहीं। जी। राजीव रियाज साहब, आप हमारे शो में आपने शिरकत की, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे नाज़रीन को बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से वाकिफ़ कराया और ऐसी बातें बताई कि जो लोग बैठकर देखकर आपसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्तिफ़ादा उठाएंगे, सीख लेंगे। आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस शो में जहाँ एक तरफ सर पे वालिद का साया नहीं, ज़िंदगी की तलखियाँ, ठोकरें, परेशानियाँ, पेट खाली, छत नहीं, फिर शायरी की तरफ आना, फिर सियासत की तरफ जाना, और मौजूदा वक्त में राजीव रियाज साहब हिंदुस्तान के एक ऐसे रहनुमा के शाना बशाना मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर उनको ये उम्मीद है कि एक आने वाला भारत वो एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ समानता होगी, जहाँ बराबरी होगी, जहाँ प्यार होगा, मोहब्बत होगी और सबको बराबर के मौके फराहम किए जाएंगे।
फिलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।